गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी आज का जो हमारा टॉपिक है, सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के जो भी स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्रोत क्या क्या हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो हमें ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य तीनों के बारे में देखना है। तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सारी पुस्तकें ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आती है। बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, महाविवास, जातक। यहाँ जो बुद्ध चरित्र के ब्रैकेट में अश्वघोष दिया हुआ, ये अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, और ऐसे ही वसुमित्र महाविवास के लेखक हैं। आगे हम चलते हैं जैन ग्रंथ पे। तो जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, ये तीनों पुस्तकें जैन ग्रंथ के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में रजत रंगिनी है, पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवास, वदता। तो रजत रंगनी के लेखक कलन हैं, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई, हर्षचरित के बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, स्वप्नवास वद्दा के लेखक भास हैं। तो यहाँ एक कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त है, और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास है। वास से निकल के आ जाएगा भास, तो ये भास किसका हो जाएगा, स्वप्नवासवत्तम भास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। तो ये ऐतिहासिक साहित्य स्रोत हो गए। कुछ साहित्य राजाओं के द्वारा लिखे गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि गाथा सप्तशती, तो गाथा सप्तशती को हाल ने लिखा है, जो सातवाहन वंश का राजा था। मत विलास प्रहसन को महेंद्र वर्मन ने लिखा है, जो पल्लव वंश का राजा था। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, इसे हर्षवर्धन ने लिखा है। मानसोलास सोमेश्वर ने लिखा है, जो चालुक्य वंश का राजा था। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत के जो प्रमुख तथ्य हैं उस पर। रजत रंगिनी संस्कृत भाषा में है, और पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। तो पहली बार तो जो रजत रंगिनी से कलन ने लिखा है वो संस्कृत भाषा में, ये हमें ध्यान रखना है। महावंश और दीपवंश, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, जो कि दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना नेपाल में हुई है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। पाणिनि एक राइटर है, एक लेखक हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, और अष्टाध्यायी का संबंध संस्कृत व्याकरण से है। तो अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, संस्कृत व्याकरण से है। तो अष्टाध्यायी में मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है, सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है मौर्य काल के अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट चलते हैं हम महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, और जो महाभाष्य है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पे लिखी है। जो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो अष्टाध्यायी वो पाणिनि का है, और जो महाभाष्य वो पतंजलि का है, और जो महाभाष्य वो अष्टाध्यायी पे ही आधारित है। तो ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट जो है वो हर्ष का दरबारी कवि था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था, और बाणभट्ट ने किसकी रचना की है, हर्ष चरित्र की है। हर्षचरित रचना किसने की है, बाणभट्ट ने की है। यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे ये हर्षवर्धन ने क्या पता रचना की हो हर्षचरित्र की, जो कि ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर हर्षवर्धन मत लगा देना। तो आपको क्या लगाना होगा, आपको लगाना होगा हर्षचरित्र का बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र रचना किसने की है, बाणभट्ट ने की है हर्षचरित्र की रचना। अब आते हैं हम कौटिल्य को सब जानते होंगे, चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं। इसने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राज्य व्यवस्था है। किसकी राज्य व्यवस्था से, तो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था से। मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का संबंध है अर्थशास्त्र का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विदेशियों द्वारा विवरण, विदेशियों ने क्या क्या विवरण दिया है। तो कुछ यूनानी लेखक हैं, जैसे कि हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को जो है हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं।
तो हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसने लिखी है, हेरोडोटस ने लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इसका नाम है क्या, इंडिका। और इंडिका लिखी है, यह मूल रूप से क्या है, अप्राप्य यानी प्राप्त नहीं किया गया। इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं, यानी जो अनेक लेखक हैं उन्होंने इस इंडिका के उद्धरण को लिखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट में है अज्ञात लेखक, यानी पुस्तक का नाम तो हमें पता है लेकिन लेखक का नाम हमें नहीं पता है। तो पुस्तक का नाम क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, बीपीएससी पूछ चुका है पहले से भी कि इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो भाई राइटर का नाम तो पता ही नहीं है, तो भाई नहीं आएगा, नो के ऑप्शन आएगा, भाई हमें राइटर नहीं पता, अज्ञात लेखक है। तो एरिथ्रियन थी, एरिथ्रियन सी का मतलब क्या, लाल सागर। एरिथ्रियन सी को हम लाल सागर के रूप में बताया गया। तो ये जो पुस्तक है पहली सदी की पुस्तक है, ये भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति, व्यापार पर प्रकाश डाला गया, यानी व्यापार के संबंध में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है टोलेमी। टोलेमी की जो पुस्तक है वो है जियोग्राफी, करीबन 150 ईस्वी के आसपास में लिखी है। इसमें प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य के बारे में बताया है टोलेमी ने, और पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। अब है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो जो है वो मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। नेक्स्ट है रोमन लेखक। तो रोमन लेखक में है प्लिनी। प्लिनी ने जो पुस्तक लिखा वो नेचुरल हिस्टोरिका है। ये नेचुरल हिस्टोरिका है, एक उधर और था, और ये बताएंगे उसके बारे में बाद में। देखते हैं इसमें जो नेचुरल हिस्टोरिका है उसमें भारत और इटली के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में बताया गया। ये वही इटली है जहाँ की सोनिया गांधी जी हैं। तो प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन हो गए, प्लिनी जी हो गए। तो एक और है हिस्टोरिका, इधर हमने देखा था, ये हिस्टोरिका है। यहाँ में ध्यान देखना, ये क्या है, हिस्टोरिका है जिसने हेरोडोटस ने लिखा है। और जो ये है प्लिनी ने लिखा है, प्लिनी ने क्या लिखा है, प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। ये चीज़ देखना है, यहाँ नेचुरल वर्ड लग चुका है, इसको देखना होगा, इसे प्लिनी ने लिखा है। अब चीनी विवरण में आते हैं। चीनी विवरण में क्या है, तो चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध दर्शन तीर्थों के दर्शन करने को आते थे। तो इसमें कौन कौन से आते थे, इसमें पहले आया किसने, कौन, फायान ने। फायान जो आया किस शासक के अंतर्गत आया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये याद करना होगा हमें, ये फायान जो आया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ये गुप्त शासक था। फिर कौन सी सदी में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 5वीं सदी में आया। और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या है, फू को की, इसे याद रखना होगा मैं, फू को की। और ये गुप्त काल में आया था क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त राजा था। तो इसने फू को की जो रचना की है, फू को की में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक था, 5वीं सदी में आया था, फू को की रचना की है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है हैंसांग। हैंसांग यानी इसे हम युवान चांग भी कहते हैं, हैंसांग को युवान चांग भी कहते हैं। ये कब आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था, हर्षवर्धन के समय आया था, 629 ईस्वी में आया था, ये याद करना है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की, क्या नाम है, सी यू की। वह भारत को इंटू यानी चंद्रकार, अर्धचंद्रकार नाम देता है। हैंसांग का मित्र कौन था, वीली ने हैंसांग की जीवनी भी लिखी है। और इसने हर्षकालीन, क्योंकि जो हर्षवर्धन था, जो हैंसांग था वो हर्षवर्धन के समय आया था, और जो हर्षवर्धन था वो हर्षकालीन राजा था। तो इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज, समाज का वर्णन किया है। और इसकी जो पुस्तक है, इसमें जो पुस्तक का नाम बताया था सी यू की, इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत सिंह जो है वो 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, 7वीं शताब्दी में आया था। और जब ये आया था तो ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन भी किया, यहाँ गया भी था। तो नेक्स्ट है अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन कौन से आते हैं, सुलेमान और अलबरूनी। सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में आया था और यहाँ पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी का समकालीन है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मोहम्मद गजनवी समकालीन कौन सा था, तो अलबरूनी है। और इसने जो पुस्तक लिखी है, इसी पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद। पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद, इसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद में जो रचना की गई है भारत के निवासियों के बारे में बताया गया है। अब कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृत भांड और आभूषण, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले अभिलेख की। तो अभिलेख में क्या है, अभिलेख में है प्रस्तर, स्तंभों, स्तूप, चट्टान, ताम्रपात्र, इन सब पे हम अभिलेख लिखते हैं। यानी जो पहले जितने भी स्तंभ होते थे, चट्टान होते थे, या कोई तांबे का पत्र होता था, उस पर हम अभिलेख लिखने का कार्य करते थे। एपिग्राफी क्या है, अभिलेख के अध्ययन को, यानी जो अभी अभिलेख है जिसको हम अध्ययन करते हैं उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र।
नेक्स्ट है पैलियोग्राफी। तो पैलियोग्राफी क्या है? अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब सिक्कों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें आता भी है, इंग्लिश से क्वेश्चन में आता ही है। तो न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन, हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिक्के। सिक्कों के बारे में बताया गया है कि जो प्राचीन सिक्के हैं उसको हम पंचमार्क कहते थे। प्राचीन सिक्के को हम क्या कहते हैं? पंचमार्क कहते थे, या फिर आहत सिक्के भी कहते थे। आहत सिक्के या फिर पंचमार्क प्राचीन सिक्कों को कहते थे। और साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा गया है? कारसापन कहा गया। तो 3 नाम याद करने हैं, पंचमार्क, आहत सिक्के और कारसापन। पुराने सिक्के हम तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनाते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद के सिक्कों में राजाओं और देवताओं के नाम का तिथियाँ उल्लिखित मिलती थी। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोने के लिखित सिक्के वो सर्वप्रथम तो कौन है? कुषाण राजाओं ने जारी किया था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों ने जारी किए थे। और समुद्रगुप्त ने एक ऐसा सिक्का बनाया जिसमें वीणा बजाते हुए एक देवी है, वीणा बजाते हुए हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक सिक्के हैं कौन से? शीशे के सिक्के हैं। शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहनों ने जारी किए थे। शीशे के सिक्के जारी किए थे सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। चांदी के सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। तो यहाँ से आ गया स्वर्ण, दिनार, चांदी, रूपक। किसमें? गुप्त काल में, गुप्त के काल में। नेक्स्ट है अभिलेख। अभिलेख अभिलेख क्या है? अभिलेख में जो है मोहरों, स्तरों, चट्टानों, ताम्रपत्र पर मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर भी मिलते हैं अभिलेख। ईंटों, मूर्तियों पर भी अभिलेख मिलते हैं। तो अभिलेख जो है सबसे देखो यहाँ तक तो हमारे पास था ही, पहले हमने पढ़ रखा था। बाद में मंदिर की दीवार भी आ गई, ईंट भी और मूर्तियाँ भी। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो मैसूर संग्रहालय मिले हैं। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिक्रम नामक ग्रंथ में संकलित है। तो ये ग्रंथ का नाम है क्या? कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिक्रम। इसमें जितने भी मौर्य और गुप्त काल हैं उनके अभिलेख दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अभिलेख में प्रयुक्त लिपियाँ। जैसे कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो ऐसी बहुत सारी लिपियाँ होती है, जैसे प्राकृतिक लिपि, ब्राह्मी लिपि, क्रोस्टी लिपि, यूनानी लिपि या अरामाइक लिपि। तो जो पहले की जो भी आरंभिक अभिलेख है प्राकृतिक भाषा में होते, प्राकृत भाषा में होते हैं। हम ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक के शिलालेख में पाई गई है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है ब्राह्मी, यानी बा से ब्राह्मी, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्रोस्टी लिपि ये भी अशोक की संबंधित है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है यूनानी और अरामाइक लिपि, ये भी अशोक के शिलालेख के अभिलेख में प्रयोग किया गया है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये फिरोज शाह तुगलक है 14वीं सदी में। इसने अशोक के 2 शिलालेख को ढूंढा था, जो कि एक मेरठ में और एक टोपरा। मेरठ उत्तर प्रदेश, टोपरा हरियाणा में पाया गया और इसे दिल्ली लाया। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1837 में जेम्स प्रथम ने इस शिलालेख के अभिलेख को लिपि को पढ़ा। तो कौन सी लिपि को पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अब कुछ अभिलेख हैं और उसके शासक हैं, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है, तो ये समुद्रगुप्त संबंधित है, गुप्त वंश का। तो ये इलाहाबाद में पाया गया। एक ऐसे एरियन अभिलेख है जो कि सागर मध्य प्रदेश में पाया गया। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में, जो रुद्र दामन शक राजा। भीतरी स्तंभ लेखक गाजीपुर में स्कंदगुप्त ने लिखा, गुप्त वंश के संबंधित है। हाथी कुंपा अभिलेख खारवेल नरेश कलिंग राजा। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, चालुक्य। ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश में है, राजा भोज से संबंधित है। देवपारा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। मधुबन व बासखेरा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से संबंधित है, जो कि मालवा नरेश थे। नासिक अभिलेख गौतमी बल श्री से संबंधित है, जो कि सातवाहन राजा थे। कुछ इसके तथ्य हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख, तो संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख था। तो मतलब ये जो संस्कृत भाषा में सबसे पहले जो हमने अभिलेख जारी किया था वो रुद्रदामन का ही अभिलेख था। नेक्स्ट बात करते हैं हम एहोल अभिलेख का। तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इसके द्वारा रचित। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति का जो अभिलेख है उसका नाम क्या है? एहोल अभिलेख। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। तो कारुवाकी और तीवर का उल्लेख किस स्तंभ में मिलता है, इसका ध्यान रखना होगा। तो प्रयाग स्तंभ में, प्रयाग स्तंभ। तो कारुवाकी और तीवर का जो उल्लेख मिलता है वो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, जो कि अशोक का है।
प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, किसने इसकी रचना जो की है वो संधि विग्रह हरिसेन ने की। हरिसेन को हम संधि विग्रह भी कहते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। और जो ये समुद्रगुप्त के संबंध में दिया गया प्रयाग प्रशस्ति में। अब नेक्स्ट है ये एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का है, तो इसमें सर्वप्रथम बताया गया है कि सती प्रथा के बारे में। सर्वप्रथम सती प्रथा का जो उल्लेख है, साक्ष्य जो वो एरन अभिलेख में मिलता है। इसमें गोपराज नामक सैनिक जो है, उसकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है। नेक्स्ट है उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख जो चंद्रगुप्त दैत्य का है, उसके अनुसार इसमें दिया गया है कि जो चंद्रगुप्त दैत्य का जो उद्देश्य था वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुमुन अभिलेख। तुमुन अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त प्रथम से है, और इसमें जो कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, और भीतरी अभिलेख में हूनों के आक्रमण के बारे में बताया गया है। मंदसौर अभिलेख जो है यशोधर्मन संबंधित है, जिसमें यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। और मेहरौली लो स्तंभ लेख, जो मेहरौली लो स्तंभ लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जिसमें इसके बीजों के बारे में बताया गया है। कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं, जैसे बोगाज कोई जो एशिया का माइनर है, 1400 ईस्वी में प्राप्त संधि पत्र के अनुसार वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लिखित हैं बोगाज कोई अभिलेख में। दूसरा अभिलेख है हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस जो है यूनानी राजदूत था का बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म यानी वासुदेव के आराधना की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। तो आधुनिक लेखक में सबसे पहले आता है 1776 ईस्वी मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया है। तो मनुस्मृति का जो अनुवाद किया गया उसका नाम क्या, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, 1776 ईस्वी में 1776। अब नेक्स्ट आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो सर विलियम जोन्स ने की थी, 1789 ईस्वी में की थी। ने एक तो ये क्वेश्चन आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की सर विलियम जोन्स ने की थी। और ये सर विलियम जोन्स ने 1789 में क्या किया था, विज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब नेक्स्ट करते हैं हम विल्किंस। ये अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो राइटर हैं, लेखक हैं, ये कौन है, ये आप बताइएगा। मैंने पहले बता रखा है। विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट है विंसेंट आर्थर स्मिथ की एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास बताया गया है। तो इसके राइटर कौन थे, विंसेंट आर्थर स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है, A.L. बेशम। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम वंडर दैट वाज इंडिया। D.D. कॉन्सबी ये कहती है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को एक उत्तम स्रोत बताया गया है। तो D.D. कॉन्सबी की जो पुस्तक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब कुछ लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं मिलान करने के लिए, तो यहाँ हमें इसे याद करना होगा सही तरीके से। जैसे कि मिताक्षरा, तो मिताक्षरा के राइटर कौन है, विज्ञानेश्वर। दायभाग के राइटर जीमूतवाहन। अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम अभी आया था, मैंने बताया था। तो इसके राइटर कौन है, कालिदास। मालविकाग्निमित्रम और रघुवंश, ये भी कालिदास की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त की पुस्तक है। वृक्ष कटिकम शूद्रक का। कामसूत्र वात्सायन का। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, यह राजशेखर की पुस्तक है। हर्षचरित्र बाण भट्ट का बता रखा मैंने भी। विक्रमांक देव चरित्र, ये विल्हन के लेखक। अमरकोश के लेखक अमर सिंह है, यह सांसा है। नवशाह सांक चरित्र के लेखक पद्म गुप्त हैं। ललित विग्रह राज्य के लेखक सोमदेव जी हैं। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि, पुस्तक का नाम है क्या, प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि के राइटर कौन है, मेरुतंग। सिद्धांत शिरोमणि, इसके राइटर कौन है, भास्कराचार्य। मूसिक वंश के राइटर कौन है, अतुल। मिलिंद पानो के राइटर कौन है, नागसेन। बृहद संहिता के राइटर कौन है, वराहमिहिर। उत्तर रामचरित्र के राइटर कौन है, भवभूति। काव्य दर्शन के राइटर कौन है, दंडी। कुमार पाल चरित्र के राइटर कौन है, हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के राइटर जयदेव। चारुदत्त के राइटर भास। और भी पुस्तक हैं भास के, जैसे कि हम स्वप्नवास वत्ता के राइटर भास। पंचतंत्र के राइटर विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्र सूत्रालंकार के राइटर अश्वघोष। भगवत गीता महाभारत के राइटर वेदव्यास जी हैं। भक्ति शतक के राइटर भर्तृहरि हैं। दशावतार चरित्र के राइटर क्षेमेंद्र हैं। नीतिसार के राइटर कामंतक हैं। नाट्यशास्त्र के राइटर भरत हैं। रामायण के राइटर वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के राइटर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बृहत कथा कोश के राइटर हरिसेन हैं। शिशुपाल वध के राइटर माघ है।
संगीत रत्नाकर के राइटर सारंग देव हैं। सुश्रुत संहिता के राइटर सुश्रुत हैं। सहस्रिका के राइटर नागार्जुन हैं। सतसई के राइटर बिहारी हैं। हितोपदेश के राइटर नारायण भट्ट जी हैं। कीर्ति कौमुदी के राइटर सोमेश्वर जी हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगे, आप डिसलाइक करेंगे। थैंक्स।